आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लव जिहाद के 5 मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित 2 परिवारों ने आईजी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में आईजी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। शालिनी यादव और फैजल पर लव जिहाद का आरोप है। एकता और समीर पर भी लव जिहाद का आरोप है। मोनिका और शाहरुख, रिचा और शाहरुख पर भी लव जिहाद का आरोप है। स्मिता और आमिर का नाम भी इसमें शामिल है। सभी लड़के जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। कानपुर की एक कॉलोनी है जूही कॉलोनी, जो लव जिहाद का अड्डा बनती जा रही है। शालिनी यादव का केस सामने आता है और उसके बाद 5 नए केस सामने आए हैं। वहीं कानपुर में शालिनी यादव का परिवार पहली बार सामने आया है। शालिनी यादव के भाई अभिषेक ने आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए लेकर घर से गई थी शालिनी। दबाव में शालिनी यादव से ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। हम हर तरह से बहन को स्वीकार करने को तैयार हैं। तो पहली बार शालिनी यादव के परिवार से उनके भाई सामने आए हैं। कैमरे के सामने उन्होंने अपनी बात कही है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि शालिनी 10 लाख रुपए लेकर घर से गई थी और उस पर बयान जो है वो दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। और शाम हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाम, सबसे पहले शालिनी यादव का केस आता है और उसके बाद एक के बाद एक 5 केस सामने आ गए हैं। अड्डा बनता जा रहा है कानपुर की जूही कॉलोनी। तो जी मनु, जिस तरीके से ये सारे मामले सामने आए हैं, सबसे पहले शालिनी का मामला सामने आया और उसके बाद जिस तरीके से शालिनी ने लगातार 2 और उसके बाद एक तीसरा वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया और उसने ये बात कहने का प्रयास किया है कि ये जो उसका मामला है उसको लव जिहाद की नज़र से न देखा जाए। उसने अपने एक दोस्त से शादी की है, लेकिन उसके परिजन लगातार जो कि मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, अब वो खुल करके सामने आ गए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि शालिनी को फांसा गया है, उसको फंसाने के बाद उससे निकाह किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। उसके ऊपर तमाम तरीके के दबाव हैं। उनके भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। बताइए, किस तरीके का दबाव आप महसूस करते हैं? क्या लगता है किस तरीके से शालिनी ने कदम उठाया? हमें लगता है शालिनी को किसी पहले से ही या किसी ब्लैकमेलिंग में या किसी भी चीज़ में उसको ब्लैकमेलिंग की कर रहे हैं, उसको किसी दबाव में शुरू में रखा था। हमें लगता है शालिनी किसी को रखा था या उसका ब्रेन वॉश इस तरह कर दिया है कि शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह बोल रही हूँ। उसका इतना ब्रेन वॉश किया गया है, शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या एक बच्ची अपने माँ बाप के खिलाफ़ जा सकती है, अपने भाई के खिलाफ़ जा सकती है, अपने परिवार के खिलाफ़ जा सकती है, अपने समाज के खिलाफ़ जा सकती है? ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन शालिनी का जो है जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जबरन नहीं बनाया जा रहा है? तो शालिनी को लेके क्यों इधर उधर वो लोग दर बदर मारे भटके फिर रहे हैं? वो लोग आ करके खुद हमारे यहाँ प्रशासन में, कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद वो अपनी बात रखेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि शालिनी को स्वयं वो लोग लेकर के आएँ। स्वयं लेकर के आने के बाद यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, प्रशासन के सामने उसको बुलाया जाए। इस बुलाने के बाद इस कम से कम जो हमें ये आज आपने आईजी जोन से मुलाकात की है, क्या बात उनसे आपने कही और उन्होंने किस तरीके का आश्वासन आपको दिया है? हमारे संज्ञान में मैटर ये आया था कि जो है हमारी शालिनी के साथ ही जूही लाल कॉलोनी के 4 लड़के और भी हैं, जो कि उन परिजनों भी हमारे साथ काफ़ी वो हमसे मिले। उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई कि हम भी भैया हम इस तरह से फंसे हुए हैं, ये भैया ये किस तरह के लड़के हैं, हम लोग की लड़कियों को इस तरह बरगला दिया है, बहका दिया है। अब ये समझ लीजिए, सविता परिवार की भी वो वर्मा परिवार जी की एक हरिकिशोर वर्मा जी हैं, उनके परिवार की लड़की का, बड़ी लड़की का इतना बुरी तरीके ब्रेन वॉश कर रखा है कि आज भी वो घर पर है, फिर भी वो अपने वहीं जाने की बात करती है। पिता के लिए उसकी धमकी आ रही है फ़ोन पर। पिता बेचारा उसको ज़बरदस्ती, वो बहुत प्रताड़ित है। इसी तरीके का मामला आवास विकास का भी है, कल्याणपुर थाने का। वो 2 लड़कियां थी, जिसमें एक लड़की बेचारी नाबालिग थी,
उसको भी ले जा करके इन लोगों ने जाके धर्म परिवर्तन करा के शादी कराने का प्रयास जो भी किया उन लोगों का, वो भी लड़कियां अभी आएंगी अपने बयान को रख फैसल के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? आप अपने बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो फैसल के बारे में जानकारी आपने जुटाई होगी। क्या लगता है किस तरीके का शख्स था फैसल, या किसी गिरोह का सदस्य है? ये किस तरीके का गिरोह आपको लगता है? इस तरह से अभी जो मैंने जानकारी जुटाई है, अभी जिस जानकारी के तहत मुझको संभावनाएं मिल रही हैं कि हो सकता है फैसल ही इस गैंग का लीडर है, या इस लीडरों को गैंग को संरक्षण कौन दे रहा है, या इस तरह का। अगर ये अचंभे की बात हो कि एक ही जगह जूही लाल कॉलोनी की 5 लड़कियों के साथ वारदात हो जाए, जो एक बर्रा क्षेत्र की हो और 2 बहनें कल्याणपुर आवास विकास की हों, 2 बहनें पनकी थाना की हो, रतनपुर की हों, क्या एक साथ जूही लाल कॉलोनी का ही एक अड्डा बन गया है हिंदू समाज की लड़की को शादी करना, धर्म परिवर्तन कराना? अगर धर्म परिवर्तन क्यों कराया, शालिनी का धर्म परिवर्तन ही क्यों कराया? अगर इसको जो है क्या फैसल को धर्म परिवर्तन कराना नहीं सही था? शालिनी ने धर्म परिवर्तन क्यों कराया? शालिनी का धर्म परिवर्तन किस बिहार पे कराया? हमारा तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर प्यार है तो शालिनी का ही धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? क्यों नहीं फैसल ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो हिंदू बन गया और वो कानून के सामने आया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल श्याम, तो ये बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। अभिषेक जो शालिनी यादव के भाई हैं, उनका आरोप है कि शालिनी को बहलाया फुसलाया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस जूही कॉलोनी में जहां एक के बाद एक केस आ रहे हैं लव जिहाद के, वहां पर एक गैंग काम कर रहा है जो लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहा है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कासगंज से खबर है, यहां धोखेबाज अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख की फिरौती लेने के बाद हत्या का इसने प्लान बनाया था। सूचना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख रुपए उधार देने के बहाने अपहरण किया। मामा भांजे ने पूरे इस अपहरण की साजिश रची। सोरो कोतवाली क्षेत्र के पचलाना का ये पूरा मामला है। धोखेबाज अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, बताइए क्या इनपुट है? तो मैं आपको बता दूं, ये जनपद कासगंज के कोतवाली सोरो क्षेत्र का मामला है, जहां के रहने वाले मामा भांजो ने बल्लभगढ़ के एक युवक था, उसका नाम था जय किशन, उसको धोखे से बुला लिया था 1 लाख रुपए देने के बहाने से। क्यों उसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने उधार लेने की बात कही थी। उन्होंने ये कह दिया था कि हम गाँव में, आप गाँव आ जाइए। जब वो यहाँ आ गया तो उसको उन्होंने बंधक बना लिया, उसका अपहरण कर लिया, उसके जमकर मारपीट की और उससे जो है उसके परिवार वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। तो इनकी योजना थी 5 लाख रुपए लेने के बाद में उसकी हत्या कर देंगे, उसके सबको ठिकाने लगा देंगे। जी बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पबजी की। पबजी एक ऐसा खूनी खेल है जिसके चक्कर में अब तक बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शामली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पबजी को लेकर गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पबजी को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग, 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। पबजी एक ऐसा खेल जो लोगों की जिंदगी छीनता है, खून की नदियां बहाता है। शामली में पबजी खेलने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर गांव की ये वारदात है। मामूली कहा सुनने के बाद गांव में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 गोली लगने से घायल हो गए। गांव के ही कुछ दबंगों पर फायरिंग और मारपीट करने का आरोप है। 2 बच्चे थे छोटे छोटे से, मैं पबजी का गेम खेल रहे थे। उस गेम के कारण उनके किसी बात पर कवा सुनी होगी। अंकल हर के साथ में गाली गुपड़ करी उन्होंने। गाली गुपड़ करने के बाद में जैसा मेरे पापा जी यार बाहर निकले, भाई क्या बात है, इतना उसने फैर जोड़ दी विक्रांत ने। और जो श्रीपाल था बाइक पे था, वो ले रहा था मस्कट, पीछे भी थे उनके कुंबे के भी थे। उन्होंने फायर करी मस्कट से, तो लड़कियों के तो छर्रे लगे और जो वो विक्रांत था उसके हाथ में पिस्टल था, उन्होंने मेरे अंकल के गोली मारी। पहले दोनों पक्षों के जो बच्चे हैं उनको खेलने को लेकर उनमें आपस में वाद विवाद हुआ था और फिर इनमें आपस में आज झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक पक्ष के द्वारा वो तमंचे से फायर किया गया, जिसमें से कुछ छर्रे दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को लगे हैं। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शहनवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली।
ग्रेटर नोएडा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अधेड़ उम्र के शख्स ने शॉपिंग करने आई महिला से छेड़छाड़ की। युवती के विरोध करने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कई बार उसे छेड़छाड़ की। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर नोएडा से है। यहां युवक की हत्या के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक की गला दबाकर हत्या की गई थी। पहचान छिपाने के लिए ईंट से कुचल दिया गया था उसके चेहरे को। थाना पीटा 2 पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में एक युवक की हत्या होती है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेक्टर 58 पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई हैं। साथ ही 5 मोबाइल और चाकू भी बरामद हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां महिला को जिंदा जला दिया गया है। ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। मरने से पहले महिला ने अपना बयान भी बयां किया है। ससुराल वालों पर उसने सीधे जलाने का आरोप लगाया है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप इस महिला द्वारा लगाया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। शशि पे बबलू थे, लालू थे, माणे थे, रज्जन सज्जन थे, ये सब पूरे परिवार के मिलकर थे। तुम्हारे पति कहाँ थे? वो भी थे वहीं। तो तुम्हारे सास ससुर? वो भी थे। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी ने बचाना होता तो जलाते नहीं थे। 5 लाख मांगी है करत रहे हमको खेत बेच के दी 10 लाख रुपए हमका खेत बेचो ना वो दिन। अरे खेत 5 लाख का लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को गोली मार दी। घायल धीरेन्द्र दास को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आज ये कबीर मठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बारात घर की बुकिंग इत्यादि करते हैं, श्री धीरेन्द्र दास जी, और किसी कोई बुकिंग कराने वाले ग्राहक के आने पे कोई विवाद होने की स्थिति में उनको गोली लगी है और वो सुरक्षित हैं। उनको ट्रामा सेंटर में इलाज किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बेसमेंट के गड्ढे में गार्ड का शव मिला है। 30 फीट गहरा ये गड्ढा है जिसमें शव मिला है। बिसरख थाना इलाके की ये पूरी घटना है। कासगंज के अमानपुर में सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर ठेले पर रखे फल गिरा दिए। साथ ही ठेले वाले को जमकर पिटाई भी कर डाली। सिपाही की दबंगई को देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और सिपाही को लोगों ने घेर लिया। इस दौरान गुस्साए लोगों की सिपाही से नोकझोंक भी हुई। बिल्कुल हो जाएगी। नहीं मालूम लॉकडाउन में कोई हाथ लगा नहीं मालूम। अरे यार खाना घुस गया लॉकडाउन दोबारा और उनका बिल्कुल क्या लॉकडाउन? तुम कौन सी पोजीशन में हो? तुम कौन सी काय की ड्यूटी हो? आई लिंकू में मार लगाई थी। पैसे मांगे थे 1000 रुपए। किसने मांगे थे? भानु ने। भानु सिपाही है। हाँ 1000 में मांगे, इस पे 1000 रुपए नहीं दिए तो इसका ठेला पलट दिया और इसमें मार भी लगाई। ठेला थाने को लेकर चल दिए थे, गल्ला भी फेंक दिया इसका। यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब बदमाशों का एनकाउंटर ना होता हो। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़, इटावा और बुलंदशहर की हैं। तीनों ही जगहों पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
अलीगढ़ में पशु तस्करों से मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। जवा थाना इलाके के अमरोली कलवा रोड पर यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 3 पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश भी पुलिस कर रही है। इटावा में भी मुठभेड़ हुई, यहां 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वकेवर इलाके में बदमाशों का गिरोह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। पुलिस को देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गिरोह के सरगना को पैर में गोली लग गई। बाकी 5 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इन्हें बदमाशों को जैसे ही ललकारा ये भागने लगे। इन्हें रोकने के लिए समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी अपना फायरिंग की। उस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है और जब इनकी तलाशी ली गई बाकी 5 लोग और पकड़े गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई है, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकेश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रयागराज से खबर है, यहां हमले में बाल बचे हैं। एसपी नेता हमलावरों ने जान से मारने की उनको साजिश रची थी। पैर छूने के बहाने गोली मारने की कोशिश की थी। ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे ने पिस्टल छीनी। हमलावरों ने दोबारा तमंचे से फायरिंग की कोशिश भी की। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। लोग आते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं ब्लॉक प्रमुख का और इसी बहाने उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। पैर छूने के बहाने वो तब और अपना असलहा निकाल रहा था। मेरी हाथ नज़र तब तक उसके हाथ पे चढ़ गई और हमने असलहा छीन लिया उससे। छीना झपटी हुई और असलहा हमने छीन लिया। तो थोड़ा सा सहम के पीछे हटा। पीछे हटने के बाद उसने फिर अपनी दूसरी पिस्टल निकाली, चार्ज करी और चार्ज करने के बाद चलाया तो गोली नहीं चली। अलीगढ़ में दबंगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की है, जो पूरी घटना है सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं नर्सिंग होम का, जहां कुछ दबंग घुसते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तोड़फोड़ के दौरान एक युवक गिर भी जाता है, लेकिन आप देखिए उसकी हनक कम नहीं होती है। बदायूं के दातागंज में महिला ने 1.5 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। आरोप के मुताबिक दहेज के लिए उसका पति अक्सर मारपीट करता था और दहेज में कार की डिमांड करता रहता था। कल रात फातिमा ने इसी घरेलू कलह के चलते बेटे के साथ संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई में जुटे हुए हैं। हुआ सुबह से मार रहे थे। ये कह रहे थे मतलब अगर तुम लोग आए यहाँ पे तो मतलब सही नहीं रहेगा, आना मत यहाँ पे। अगर आओ तो मतलब जायज़ फायज मतलब भर के ले जाओ, और अगर ना आओ तो मतलब 4 पहियों की गाड़ी चाहिए हमारी दहेज में। नोएडा में हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आने के बाद डीएम साहब मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार के साथ जमीन पर बैठकर सुनवाई की। इस मौके पर पीड़ित परिवार को डीएम ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में दबंगों ने प्लॉट कब्जा करने की धमकी देकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। इस विवाद के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी थी। दरअसल पहले डीएम साहब ने शिकायत को इग्नोर किया, जिससे नाराज पीड़ित परिवार ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कम से कम उन लोगों के ऊपर तो क्या मामला है? इसके बावजूद भी कुछ लोग कोई आता हुआ पीट के चला जाता है, काम को आता हुआ पीट के।
पीलीभीत में भिखारी ने 2 बच्चों को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने भिखारी को पकड़ लिया और जहानाबाद कोतवाली लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने भिखारी के साथ दोनों बच्चों के भाई को भी हिरासत में ले लिया है और रात भर थाने में बिठाए रखा। इतना ही नहीं, पुलिस ने बेहोश दोनों बच्चों के मेडिकल कराने की कोई भी जहमत नहीं उठाई। वहीं कानपुर में नशे में धुत एक शख्स 20 फीट गहरे नाले में गिर गया। नगर निगम की टीम ने युवक का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कानपुर में नशे में धुत एक शख्स 20 फीट गहरे नाले में गिर गया, जिसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। नगर निगम को भी जानकारी मिली कि कोई शख्स नाले में गिरा है। निगम की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां शराबी गिरा हुआ था। सबसे पहले जेसीबी मशीन के जरिए एक शख्स को नीचे उतारा गया ताकि वो शराबी को सही सलामत बाहर निकाल सके। मदद करने वाला शख्स जेसीबी के सहारे उस जगह पहुंचा जहाँ शराबी गिरा था और फिर शराबी को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि नाले के ऊपर खड़े लोग उसकी हौसला अफजाई लगातार कर रहे थे। कुछ देर की मशक्कत के बाद शराबी को जेसीबी में बिठाया गया और फिर ऑपरेटर ने बड़ी ही आसानी से शराबी को बाहर निकाल लिया। इसके बाद रोड पर खड़े लोगों ने शराबी को काफी डांट भी लगाई। गनीमत इस बात की रही कि शराबी के पास मदद सही वक्त पर पहुंच गई, वरना नाले की जहरीली गैस से उसकी जान भी जा सकती थी। देवरिया में 4 साल पहले बाढ़ के चलते एक पूरा बसा बसाया गांव नदी में समा गया। इस गांव में 500 से ज्यादा घर थे, लेकिन घाघरा और राप्ती नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि बरहज तहसील के कुर्रा परसिया गांव का नामो निशान ही मिट गया। इस घटना के आज 4 साल बीत गए हैं। इसके बाद भी कुर्रा परसिया गांव के कई लोगों की 1 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई। कई लोगों के नाम भी राशन कार्ड से कट गए हैं। वहीं डीएम का दावा है कि सभी को जमीन दे दी गई है। अगर कुछ लोगों को नहीं मिली है तो जांच कराकर उन्हें किसी ऊंची जगह पर बसाया जाएगा। 4 साल से कटल बा, हमनी के सरकार कोनो व्यवस्था नहीं देता ने। इतना दिन से पंच भवने में बिताओ तनी जा, पानी आयल बा, हेल के जा तनी जा, हेल के आवत तनी जा। ये दिक्कत हमनी के बा। कौन राशन कार्ड हमनी भी कट गए, 3 साल हो गए। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको वहाँ ज़मीन भी दे दिया गया है, उनके आवास भी बन गए हैं अलग जगह पे, जो जहाँ पानी नहीं लगती है। कुछ आपने बताया 3 लोग हैं, मैं इसको दिखवा ले रहा हूँ कि वो उसी गाँव के निवासी हैं और उनको किसी भी कारण अगर वो जगह नहीं दी गई है तो तत्काल इसकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे और उनको कहीं न कहीं हाई एरिया में उनको स्थापित कर देंगे। सीतापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करा दिया गया है। कंटेनर में बिस्किट भरे हुए थे जो कोलकाता से नेपाल जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।